हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जो जुडिशियल कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से पहले मैं प्रोसीजरल कंट्रोल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। आप उन्हें मेरे चैनल मेक लॉ इजी में सर्च करके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जुडिशियल कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द फील्ड ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें आपका जो जुडिशियल कंट्रोल है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। और जुडिशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका जो कोर्ट होता है वो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसकी लीगल वैलिडिटी को एसेस करता है, ठीक है ना। और कैसे करता है, इसमें क्या करता है, इसमें कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट टेक द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। मतलब जो कोर्ट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करते हुए, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रेफ़र लेते हुए आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो है उसको अप्लाई करके देखता है कि जो भी रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ज़रिए वो आपके कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स तो नहीं है। सेकेंडली, विद रेफरेंस टू दी अदर रिकोगनाइज प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ। मतलब जो आपके लॉ हैं उसके कुछ और रिकोगनाइज प्रिंसिपल्स हैं उनका भी रेफरेंस आपका कोर्ट लेता है ये चेक करने में कि आपका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो लीगली वैलिड है कि नहीं है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कीप द एडमिनिस्ट्रेशन विद इन लीगल बाउंड्रीज। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है के कंट्रोल मैकेनिज्म में, ठीक है ना। और ये आपका एक बहुत इफेक्टिव टूल होता है, या कह सकते हैं इफेक्टिव मेथड होता है जिसके ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं उनको उनकी लीगल बाउंड्रीज़ के अंदर रखा जा सकता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को किन ग्राउंड्स के बेस पे इनवैलिड किया जा सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 ग्राउंड्स इसमें बेसिकली मेंशन किए गए हैं जिनके बेसिस पे आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसको इनवैलिड आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कि जब एनेबलिंग एक्ट इज़ अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जब एनेबलिंग एक्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स हो। दूसरा है द एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन इज़ अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन जो होता है वही कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स हो। और तीसरा होता है आपका कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन जो है वो एनेबलिंग एक्ट के अल्ट्रा वायर्स होता है। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। When the enabling act is otherwise the constitution, अगर सपोज़ कीजिए कि जो enabling act है वही अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कॉम्प्लायंस में नहीं है, उससे उसके अल्ट्रा वायर्स है, मतलब एक तरीके से उसकी अवेलना करता है, उसके प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो उसके उस एनेबलिंग एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जाएंगे वो भी आपके क्या होंगे, वॉइड होंगे, मतलब इनवैलिड होंगे। द एनेबलिंग एक्ट में वायलेट आइदर द इम्प्लाइड और एक्सप्रेस लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एनेबलिंग एक्ट है वो आपका चाहे तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई उसकी एक्सप्रेस लिमिट्स हैं या उसकी जो इम्प्लाइड लिमिट्स है किसी को भी वायलेट कर सकता है। Legislature cannot delegate its essential power to any other agency, and if it does so, then the act will be otherwise the constitution. तो जो legislature है उस वो आपका अपनी नॉन एसेंशियल पावर्स तो डेलीगेट कर सकता है अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को, पर जो उसकी एसेंशियल पावर्स होती हैं वो उसको डेलीगेट नहीं कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो उसका ये जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। So, in short, if the enabling act violates the express limits prescribed by the Constitution, the rules and regulations thereunder will also be valid. कि अगर enabling act जो है वो Constitution में जो prescribed limits दी गई हैं, express prescribed limits, अगर उनको violate करता है तो उसके अंडर, उस enabling act के अंदर जो भी rules and regulations बनाए जाएंगे वो भी invalid होंगे। नो लेजिस्लेचर हैज़ कम्पिटेंस टू वायलेट दी। अब हम बात करते हैं कि कोई भी लेजिस्लेचर जो है, जो आपकी रूल मेकिंग बॉडी होती है, वो आपका उसके मतलब वो कम्पिटेंट नहीं होती है किसको वायलेट करने के लिए, स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जो स्कीम दे रखी है उसको वायलेट करने के लिए कम्पिटेंट नहीं होता है। दूसरा, टू गिव इट्स लॉ
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, मतलब कोई भी लेजिस्लेचर जो है वो अपने द्वारा बनाए गए लॉ को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए कम्पिटेंट नहीं होता है। फाइन। साथ ही आपका कोई भी लेजिस्लेचर जो है वो आपका कॉमर्स क्लॉज जो है उसके किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करने के लिए कम्पिटेंट नहीं होता है। तीसरा आपका मतलब इसमें जो लास्ट है आपका ये क्या है आपका कि कोई भी आपका लेजिस्लेचर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 को वायलेट करने के लिए कम्पिटेंट नहीं होता, मतलब कैपेबल नहीं होता है। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन जब आपका अल्ट्रा वायर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। इट मे हैपन्स दैट द एनेबलिंग एक्ट मे नॉट बी अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन येट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयर अंडर मे वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कई बार ऐसा होता है कि एनेबलिंग एक्ट जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स नहीं है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है उनको वायलेट नहीं करता है, पर फिर भी उसके अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं कई बार वो जो हैं वो आपके एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं। तो इन अ केस नरेंद्र कुमार का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इवन इफ द इनेबलिंग एक्ट इज इंट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन स्टिल बी कंसिडर्ड। मतलब इस केस में आपका नरेंद्र कुमार जी का एक केस था, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि मान लीजिए कि एनेबलिंग एक्ट जो है वो इंट्रा वायर्स है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न जो है उनको वायलेट नहीं करता है, उनके कंप्लायंस में है, उनको फॉलो करता है, पर तभी भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को कंसीडर किया जा सकता है, मतलब उसकी लीगल वैलिडिटी को कंसीडर किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एनेबलिंग एक्ट अगर इंट्रा वायर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसके अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो भी आपके इंट्रा वायर्स ही हों, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि एनेबलिंग एक्ट जो है वो इंट्रा वायर्स है बट उसके अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो आपके अल्ट्रा वायर्स हैं। बिकॉज द लॉ कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड टू ऑथराइज एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब क्योंकि आपका लॉ ये हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आपका कोई भी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसको ऑथराइज किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग कैन ऑल्सो बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग होती है उसको किस बेस पे भी चैलेंज किया जा सकता है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब एक तरीके से पार्शियलिटी करती है, किसी को फेवर करती है किसी को फेवर नहीं करती है, ठीक है ना। इन लाभचंद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस द पटना हाई कोर्ट हेल्ड द रूल प्रोवाइडिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जैन टेम्पल्स टू बी डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैंस वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आपका एक पटना आपके ये जो आपका लाभचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला एक केस था, इसमें पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपका मतलब किस रूल को उन्होंने आपका क्या कहा क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी कहा उन्होंने ऐसे रूल्स को जो कि आपका जैन टेम्पल्स के जो मैनेजमेंट है उनके ज़रिए बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि जो जैन टेम्पल्स के जो मैनेजमेंट ने जो रूल बनाया है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, बिकॉज द इम्प्यूग्ड रूल हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द वोटिंग राइट टू पर्सन्स who had attained 21 years of age, made a donation to the temple not less than 500 rupees and also living within the state for the past 10 years। इस वाला ये जो केस है लाभचंद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें पटना हाई कोर्ट ने आपका क्या कहा था कि जो जैन टेम्पल्स हैं उसके मैनेजमेंट के ज़रिए बनाया गया जो रूल है, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है और आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि बेसिकली ये आपका ऐसे लोगों के वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है जिनकी उम्र जो है 21 साल हो गई है, ठीक है ना, जिन्होंने कभी भी मेंबर जो है उनको आपका क्या दिया है कोई डोनेशन प्रोवाइड किया है और ये डोनेशन आपका 500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और जो कि स्टेट में रह रहे थे आपके कम से कम पिछले 10 साल से। फाइन। देन आपका एक पराग आइस एंड ऑयल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन का केस था। इस केस में क्या डिसाइड किया गया कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड अंडर एनी पेरेंट एक्ट कैन बी चैलेंज इफ दे वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना।
कि इस केस में क्या आपका डिसाइड किया गया, इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि आपका पेरेंट एक्ट के अंडर अगर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और तो उनको भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करते हैं, even where the parent act cannot be challenged before the court because of protection under article 31b of the constitution on account of its replacement in the 9th schedule। ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि पेरेंट एक्ट के अंडर बनाए गए किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को चैलेंज किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को वायलेट करते हैं, इवन वेयर द पेरेंट एक्ट, इवन मतलब इवन जहाँ पर आपका पेरेंट एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है आपका किस बेस पे, क्योंकि पेरेंट एक्ट को प्रोटेक्शन मिली है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31b के अंडर। मतलब पेरेंट एक्ट को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, पर उसके अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन जो है वो आपका अल्ट्रा वायर्स होता है एनेबलिंग एक्ट के। द एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन इज अल्ट्रा वायर्स द एनेबलिंग एक्ट। अब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो रूल बना रही हैं वो आपके एनेबलिंग एक्ट के अल्ट्रा वायर्स कब कब होता है, व्हेन इट इज़ इन एक्सेस ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द एनेबलिंग एक्ट। मतलब जब आपका एनेबलिंग एक्ट के ज़रिए जो पावर दी गई है वो उससे ज़्यादा पावर को एक्सेस कर लेता है, ठीक है ना, मतलब उससे ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है। व्हेन दैट इट इज़ इन द कन्फ्लिक्ट विद द एनेबलिंग एक्ट, जब एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग जो है वो एनेबलिंग एक्ट के साथ में कन्फ्लिक्ट में होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं उनके जो प्रोविजंस वो आपस में क्या करते हैं, क्लैश करते हैं, एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लाइंस में नहीं है। व्हेन इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ द एनेबलिंग एक्ट, मतलब आपका एनेबलिंग एक्ट में जो आपका प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर मेंशन किया गया है जब एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग उसके साथ में कन्फ्लिक्ट में होती है, कन्फ्लिक्ट में होती है मतलब उसके साथ में एक तरीके से उनका द्वंद्व होता है, ठीक है ना, उनके साथ में मतलब कॉम्प्लायंस में नहीं है, एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। when that it is unreasonable, arbitrary and discriminatory, जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग जो है वो अनरीजनेबल, आर्बिट्रेरी या डिस्क्रिमिनेटरी होता है तो भी वो आपका एनेबलिंग एक्ट के अल्ट्रा वायर्स कहलाता है। when that is मेलाफाइड, जब वो मेलाफाइड होता है मतलब किसी बुरी इंटेंशंस की वजह से, मतलब बुरी इंटेंशन से बनाया जाता है। when that it conflicts with the terms of some other statutes, जब वो आपका किसी अदर स्टैट्यूट की कोई अदर जो लॉ हैं उनके साथ में, उसकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उनके साथ में वो आपका कन्फ्लिक्ट में होता है, मतलब उसमें कुछ और बात कही जा रही है और इसमें कुछ और बात कही जा रही है, उनका एक तरीके से बोलते हैं ये युद्ध हो गया बीच में। दैट इट एनक्रोचेज अपॉन द राइट्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजन, जब आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो रूल्स बना रही हैं जब वो आपका किसी प्राइवेट सिटीजन के राइट्स को इनक्रोच करता है, मतलब उसके राइट्स में दखल अंदाजी करता है। तो चलिए इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं कि किस किस ग्राउंड्स में आपका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या हम कह सकते हैं आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग जो है वो किस किस बेस पे, ठीक है, आपका या किस किस कंडीशन में वो आपका एनेबलिंग एक्ट के अल्ट्रा वायर्स होगा। सबसे पहले है व्हेन इट इज़ इन एक्सेस ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द एनेबलिंग एक्ट, मतलब जब वो आपका जो उसे पावर दी गई है एनेबलिंग एक्ट के ज़रिए उससे ज़्यादा पावर को यूज़ करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 23(1) टू मेक रूल्स फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ द फूड। तो आपका ये जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 था, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ऑथराइज़ करा, ठीक है ना, रूल्स बनाने के लिए अंडर सेक्शन 23(1), ठीक है ना, अंडर सेक्शन 23 के क्लॉज 1 जो है उसके अंडर इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज़ करा फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड। किस चीज़ के लिए कि आपका कोई भी फूड आर्टिकल जो है उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, किस व्यू के साथ में, टू प्रिवेंट द पब्लिक फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड और मिसलेड एज अ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल, ताकि
किस व्यू के साथ में उन्होंने ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, ताकि जो आपका पब्लिक है, ठीक है ना, वो आपका उसको एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, उसको मिसलीड ना हो एक तरीके, चाहे वो जो फूड आर्टिकल है उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड है, चाहे उसकी क्वालिटी से रिलेटेड है। बट रूल 32 फ्रेम्ड देयर अंडर बाय द गवर्नमेंट, पर जो आपका गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, इसी एनेबलिंग एक्ट के जो आपका एनेबलिंग एक्ट जो है इसके अंडर गवर्नमेंट ने रूल 32 फ्रेम किया, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, ऑन एवरी लेवल देयर शुड बी स्पेशलाइज्ड क्लियर, देयर शुड बी स्पेसिफाइड क्लियरली द नेम एंड बिजनेस एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर और कोड नंबर आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं एक बार फिर से इसको समझाती हूँ आपको कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया रूल्स बनाने के लिए, ठीक है ना। और ये रूल्स किसके रिगार्डिंग थे, फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द आर्टिकल ऑफ द फूड, मतलब जो फूड आर्टिकल्स हैं उनकी पैकेजिंग और लेबलिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के रिलेटेड वो रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा प्रिवेंशन ऑफ फूड कंट्रोल एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ने ऑथराइज़ किया। और किस व्यू के साथ में ये आपका ऑथराइज़ किया, ताकि आपका जो पब्लिक है उसको मतलब एक तरीके से सही इन्फॉर्मेशन मिल सके क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द फूड आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है ना, मतलब उसको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, उस मिसलीड ना हो, पब्लिक जो है वो मिसलीड ना हो। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी एनेबलिंग एक्ट के अंडर आपका रूल 32 फ्रेम किया, जिसके हिसाब से कि जो हर लेबल होगा फूड आर्टिकल में, जो भी आपका लेबल होगा उसमें क्या लगाया जाएगा, उसमें क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का नाम और बिजनेस एड्रेस, साथ ही साथ में आपका बैच नंबर और कोड नंबर, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। ये आपका रूल 32 गवर्नमेंट ने फ्रेम किया इस एनेबलिंग एक्ट के अंडर। एंड दिस रूल 32 फ्रेम्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 वॉज हेल्ड अल्ट्रा वायर्स द एक्ट द एक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और ये जो रूल 32 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका फ्रेम किया था इस एनेबलिंग एक्ट के अंडर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसे अल्ट्रा वायर्स कह दिया। क्यों, क्योंकि ये आपका जो उसे पावर दी गई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी, वो उससे ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा था, मतलब एक्सेस पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि आपका एनेबलिंग एक्ट उसको अलाउ नहीं कर रहा था। फाइन। देन जब आपका एनेबलिंग एक्ट जो है, जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन जो है वो आपका एनेबलिंग एक्ट के साथ में कन्फ्लिक्ट में होता है। If administrative rule making is in direct conflict with any provision of the enabling act, then it can be declared invalid. तो ये कह सकते हैं कि जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग जो होता है, जब आपका एनेबलिंग एक्ट के साथ में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में होता है, तो आपका उसको हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग है उसको हम इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं, हम उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट में ऑल्सो अराइज विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ द एनेबलिंग एक्ट। तो ये जो कन्फ्लिक्ट जो है वो आपका एनेबलिंग एक्ट के ऑब्जेक्ट और पर्पस से रिलेटेड भी हो सकता है। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड प्रमोट एंड रिलेट टू ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एनेबलिंग एक्ट। तो इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसको एनेबलिंग एक्ट जो है उसके जो ऑब्जेक्ट हैं और उसके जो पर्पस हैं उसको भी प्रमोट करना चाहिए, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है कि व्हेन इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ द एनेबलिंग एक्ट। जब आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन है वो आपका किसके साथ में कन्फ्लिक्ट में होता है, किसके साथ में कन्फ्लिक्ट में होता है, आपका एनेबलिंग एक्ट के प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के साथ में कन्फ्लिक्ट में होता है। समटाइम्स एनेबलिंग एक्ट लेज डाउन अ प्रोसीजर which must be followed while exercising rule making power under it, but if the procedure is violated the rules may be declared invalid। तो क्या कहता है कि कई बार इनवैलिड जो आपका एनेबलिंग एक्ट जो होता है उसमें आपका प्रोसीजर मेंशन किया जाता है कि किस तरीके से रूल्स बनाने हैं, है ना, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कौन सा प्रोसीजर, किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है रूल बनाते वक्त। बट कई बार क्या होता है कि जो प्रोसीजर है वो आपका
इज़ वायलेटेड द रूल्स, ठीक है ना, वायलेटेड होता है मतलब ये जो आपका प्रोसीजर है वही आपका वायलेटिव होता है, तो उस कंडीशन में जो रूल्स हैं उनको भी इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके लिए केस लॉ लेते हैं, रज़ा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड वर्सेस म्यूनसिपल बोर्ड रामपुर। इन दिस केस, as per the UP Municipalities Act 1960s provided that the rules in the draft form must be published in the local Hindi daily। तो इसमें इस केस में क्या था कि आपका इस केस में आपका जो यूपी म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 1916 जो था उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो भी आपके जो रूल्स हैं, ठीक है ना, वो आपके ड्राफ्ट फॉर्म में होने चाहिए और वो आपके किसी लोकल हिंदी डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश होने चाहिए, ठीक है ना। बट इस केस में क्या हुआ कि जो ड्राफ्ट रूल्स थे उनको पब्लिश कर दिया गया उर्दू डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ कि द रूल्स वर टू बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड एज इट हैज़ नॉट फॉलोड द मैंडेटरी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। तो इस केस में जो भी रूल्स बनाए गए थे, ठीक है, जो भी रूल्स फ्रेम किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ज़रिए, उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर जो कि मैंडेटरी था एनेबलिंग एक्ट में, उसको फॉलो नहीं किया था, ठीक है ना। और ये क्या मैंडेटरी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर क्या था कि उसको उनको ड्राफ्ट फॉर्म में हिंदी न्यूज़पेपर में हिंदी जो लोकल न्यूज़पेपर होगा डेली न्यूज़पेपर उसमें उनको पब्लिश करना चाहिए था, बट उन्होंने पब्लिश कर दिया था उसको उर्दू न्यूज़पेपर में। नाउ फोर्थ इज़ व्हेन इट इज़ अनरीजनेबल, आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी। जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग जो होती है वो अनरीजनेबल है, आर्बिट्ररी है या डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उस केस में भी वो आपका इनवैलिड हो जाता है। नोट, स्टैट्यूटरी रूल्स कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनरीजनेबलनेस एज दे बिकम द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट हेल्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट इन केस ऑफ मुकुंद वर्सेस मुकुंद। तो आपका मुकुंद वर्सेस मुकुंद का एक केस था। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि जो स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं उनको आपका अनरीजनेबलनेस के ग्राउंड्स पे उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, बट अनरीजनेबलनेस ऑफ administrative rule making can be challenged on the grounds that it violates the article 14 of the constitution। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं उनको तो अनरीजनेबलनेस के ग्राउंड पे उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग जो होती है उसको अनरीजनेबलनेस के ग्राउंड पे आपका चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 जो है जो राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है उसको वायलेट करता है। तो इसका आपका एक केस था एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्ज़ा। तो इस केस में क्या था, इस केस में इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द सर्विस रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द एयर इंडिया। इस केस में आपका जो सुप्रीम कोर्ट था उसने आपका एयर इंडिया के जरिए जो सर्विस रेगुलेशंस बनाए गए थे उनको आपका क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, विच हैज़ प्रोवाइडेड। और ये जो सर्विस रेगुलेशन जो एयर इंडिया ने बनाए थे उसमें क्या प्रोवाइड किया गया था कि कोई भी एयर हॉस्टेस अगर मतलब अगर प्रेग्नेंट होती है तो उस केस में उसकी सर्विसेज जो है टर्मिनेट कर दी जाएंगी। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इस केस में, कोर्ट ने कहा कि ये आपका एक तरीके से अनरीजनेबल और आर्बिट्ररी रेगुलेशन है, ठीक है, जो कि आपका इंटरफेयर करता है आपका आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। To declare a rule invalid on the grounds of unreasonableness, it should be manifestly unjust, कैप्रिशियस, इनइक्विटेबल और पार्शियल इन ऑपरेशन। तो अगर किसी भी रूल को आपका अनरीजनेबलनेस के लिए अनरीजनेबलनेस के ग्राउंड पे अगर इनवैलिड करार करना है तो उस केस में वो आपका कैसा होना चाहिए, अनजस्ट होना चाहिए, ठीक है, इनइक्विटेबल, पार्शियल होना चाहिए, मतलब एक तरीके से पार्शियलिटी करता हो, कोई भी रूल जो कि पार्शियलिटी करता है या इक्विटेबल राइट्स प्रोवाइड नहीं करता है, ये ठीक है, या मेलाफाइड इंटेंशन के साथ बनाया जाता है, तो वो आपका एक तरीके से उस केस में आपका इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस को अनरीजनेबलनेस के ग्राउंड पे इनवैलिड करार किया जा सकता है। अ रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग अथॉरिटी मस्ट नो व्हाट इज़ नेसेसरी, रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। तो कोई भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग जो होती है उसको रूल मेकिंग अथॉरिटी जो है उसको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है, रीज़नेबल है, जस्ट है और फेयर है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन कि व्हेन इट इज़ मेलाफाइड, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर वो आपका किसी बैड फेथ के साथ में या आपका बोलते नहीं है बैड इंटेंशन के साथ में बनाई जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट सिक्स वन इज़ व्हेन इट कन्फ्लिक्ट्स विद द टर्म्स ऑफ सम अदर स्टैट्यूट्स, अगर मान लीजिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो आपका किसी दूसरे लॉ के की टर्म्स और कंडीशन के साथ कन्फ्लिक्ट करता है, तो उस केस में भी उसके ज़रिए अगर कोई आपका रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे तो वो इनवैलिड करार दिए जाएंगे। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन नॉट वायलेट एनी प्लीनरी, दैट इज़ एब्सोल्यूट, फुल, कंप्लीट और एंटायर लेजिस्लेशन मेड बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई भी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेशन या स्टेट लेजिस्लेशन के ज़रिए बनाए गए जो रूल्स हैं, एब्सोल्यूट रूल्स वगैरह जो हैं, उनको वायलेट नहीं कर सकता है। रूल मस्ट बी मेड इन कन्फर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ एनेबलिंग एक्ट एंड ऑल्सो इन कन्फर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द अदर एक्सरसाइजिंग एग्जिस्टिंग लॉज। तो बेसिकली जो भी रूल्स और रेगुलेशंस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना रही है वो कैसे होने चाहिए, वो एनेबलिंग एक्ट के प्रोविज़न के साथ में कॉम्प्लायंस में होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ साथ में जो अदर एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उनके साथ में भी कॉम्प्लायंस में होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ व्हेन इट एनक्रोचेज अपॉन द राइट्स ऑफ प्राइवेट सिटीजन, अगर मान लीजिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई रूल्स बनाए हैं और वो किसी प्राइवेट सिटीजन के राइट्स को एनक्रोच करता है, ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस अथॉरिटी इन द एनेबलिंग एक्ट, जबकि इस बात की परमिशन आपका एनेबलिंग एक्ट नहीं देता है, तो उस केस में उस टाइप के जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो भी आपका क्या कहलाए जाएंगे, वो भी आपका invalid होंगे. So administrative rules and regulation can also be challenged on the ground that they are arbitrary, interfere with the common law rights of a private citizen. इसमें आपका एक केस था सोफी केली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. In this case there was a regulation of the Maharashtra Education Board which provided that all headmasters should forward all the forms of candidates of SSC exam to board irrespective of their academic progress during the year. इसमें क्या कहा था कि जो आपका महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड जो था उसने आपका एक रेगुलेशन बनाया कि जितने भी हेडमास्टर्स जो हैं वो सारे कैंडिडेट्स के जो फॉर्म्स हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए वो आपके बोर्ड को भेज देंगे बिना इसके कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस क्या रही ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। तो ये जो रेगुलेशन बनाया गया था महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए इसको आपका अल्ट्रा वायर्स बताया गया, अल्ट्रा वायर्स कोर्ट ने हेल्ड किया, क्यों, क्योंकि एज इट इंटरफेयर्स विद द कॉमन लॉ राइट ऑफ हेडमास्टर, क्योंकि ये आपका जो हेडमास्टर का कॉमन लॉ राइट था, ठीक है ना, उसके साथ में इंटरफेयर करता था। और ये कॉमन लॉ राइट क्या था हेडमास्टर का, टू फॉरवर्ड फॉर्म्स ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु मेक सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये हेडमास्टर का राइट होता है कि जो भाई जिनकी प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है उनके फॉर्म्स आगे फॉरवर्ड करेगा, जिनकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उनके फॉर्म्स जो है वो आपका आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा. The Supreme Court held that if the authority has the requisite power, then its validity is not liable to be questioned, irrespective of the fact whether the legislation fails in its object or not. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कोई अथॉरिटी है उसके पास में रिक्विसाइड पावर है तो उसकी जो वैलिडिटी है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना. Then if the subordinate legislation has been declared ultra vires by the court, it becomes null and void. अगर कोई भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो आपका कोर्ट उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर देता है तो बेसिकली वो नल एंड वॉइड हो जाता है. नाउ अब ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा जुडिशियल कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये पूरा हो गया है फ्रेंड्स. तो उम्मीद करूँगी आपको इस टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा. ये टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए लास्ट तक मैं भी थक गई इसको बताते बताते. तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा. अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.